नमस्कार। आज 3 दिनों के बाद फिर से आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना के शुरुआत का समय है जून 2003। बात है दिल्ली की। अलीपुर में एक बोरी में सिर, हाथ और पैर कटे हुए एक धड़ का हिस्सा एक बोरी में बंद मिला। थोड़ी दूर पर हाथ और पैर भी एक दूसरी बोरी में मिले, लेकिन सिर का पता नहीं लगा। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध अज्ञात व्यक्ति की हत्या का एक मुकदमा दर्ज कर लिया थाने पर, अलीपुर थाने पर। पुलिस ने अपनी एसओपी कि साहब कौन है, कहाँ है, जो लाश का जो हिस्सा उनके पास था उसके बारे में बता के कुछ फ़ोटो छपवा के, नोटिसें जो छपती हैं, एसओपी जो फॉलो की जाती है अज्ञात व्यक्तियों की लाश मिलने पर, वो सब पुलिस कर ही रही थी कि 20 नवंबर 2003 को तिहाड़ के गेट नंबर 1 पर फिर एक सिर विहीन, हाथ विहीन और पैर विहीन धड़ का हिस्सा एक बोरी में बंधा हुआ मिला। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर। आप अंदाज लगाइए कि कौन सी जगह होगी, कहां ये हिस्सा मिला। 20 नवंबर 2003 को थाना हरिनगर में अज्ञात व्यक्ति की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 302, 201 की एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई। पहली वाली चूंकि 4-5 महीने पहले हुई थी, तो उसके तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं था। इसमें भी वही कोशिश एक बार फिर की गई। 2 साल बाद फिर नवंबर 2005 में मंगोलपुरी के सुलभ शौचालय के पास, सुलभ शौचालय आप सब जानते हैं, पब्लिक टॉयलेट एक सुलभ कंपनी बनाती थी शुरू में, अब तो सरकारें बनवा रही हैं सब जगह। उस टॉयलेट के पास इसी तरह एक व्यक्ति के धड़ का हिस्सा एक बोरी में बंद मिल गया। न सिर था, न हाथ था और न पैर था। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। नवंबर 2005 के, और ये 3 हत्याएं हो गई। 2003, जून 2003, नवंबर 2003, जो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने मिली थी, और तीसरी ये मंगोलपुरी के सुलभ शौचालय के। इन तीनों में न मृतक की शिनाख्त हो पाई और न ही मारने वाले का पता लगा। साल भर बाद अक्टूबर 2006 को, डेट थी 20 अक्टूबर, इसी तरह एक और सिर विहीन, हाथ पैर विहीन धड़ का हिस्सा तिहाड़ जेल के ठीक सामने पाया गया। अब आप सोच लीजिए कि 4 हत्याएं, बॉडी का एक ही पार्ट, बाकी पार्ट्स का पता नहीं लगा, बोरी में बंधा हुआ ठीक वैसे ही, जिनमें से दूसरी लाश अब की बार फिर तिहाड़ के सामने मेन गेट के पास मिली। पुलिस पर कितना दबाव होगा, और प्रेस अपना काम कर रही होगी जो उसे करना चाहिए। पुलिस की कमियां, पुलिस की अकर्मण्यता, पुलिस का काम में ध्यान न देना, पुलिस इधर उधर काम में लगी रहती है, तमाम उदाहरण के साथ अखबारों के पन्ने रंगे थे। जब ये तीसरी, बल्कि ये चौथी डेड बॉडी थी, और तीसरी डेड बॉडी जो तिहाड़ के जेल के सामने, तिहाड़ जेल के गेट के सामने मिली थी, और सवेरे सवेरे ये सब बॉडी डिस्कवर की गई, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, यानी रात में कोई इनको, ये टॉर्सो जो था, ये जो धड़ का हिस्सा था, वो रात में किसी वक्त
इन जगहों पर फेंका गया था। जब पुलिस वहां, काफ़ी भीड़ लग गई, तिहाड़ का स्टाफ भी आ गया होगा, और तिहाड़ मैंने आपको बताया हरिनगर थाना क्षेत्र में है, वहाँ का स्टाफ आ गया, पब्लिक इकट्ठा हो गई, वहाँ पर खोला गया होगा बोरे को, धड़ देखा गया होगा, धड़ बाहर निकाला गया होगा, उसको उसका पंचायतनामा भरा होगा, फिर उसकी बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया होगा। इतनी भीड़ भाड़ के बाद, थोड़ी देर बाद, जब इंस्पेक्टर हरिनगर अपने थाने पर पहुंचे तो एक टेलीफोन कॉल आया। जिस किसी सिपाही ने उठाया, उससे ये बताया गया कि अभी जो तिहाड़ के सामने बॉडी मिली है उसके बारे में इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। इंस्पेक्टर हरिनगर ने फ़ोन उठाया। उस तरफ से आने वाली आवाज़ ने कहा, कैसा लगा? तीसरी लाश है ये। इस तरह की बात उसने कहा, और फिर ये कहा कि तुम लोग मेरा कुछ न उखाड़ पाओगे न बिगाड़ पाओगे। इंस्पेक्टर हरिनगर ने थोड़ी चालाकी की और उसे लंबी बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, और ये हम कैसे माने कि ये तुम्ही ने किया है। इस तरह की बातें वो करते रहे कि शायद कोई बातचीत में क्लू मिल जाए। बिल्कुल परफेक्ट पुलिसिंग का काम किया। लेकिन 7 मिनट तक बात होने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। पुलिस को या इंस्पेक्टर हरिनगर को सिवा किस पीसीओ से ये फ़ोन आया था कुछ नहीं मिला। पीसीओ वाले से पूछताछ करने पर कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर ये कहते रहे कि मैं बार बार पूछता रहा क्या दुश्मनी है, किससे दुश्मनी है, हम लोग उसको ठीक कर देंगे, और इस तरह की बातें तमाम करने के बाद भी वो कुछ नहीं बोला। बार बार अपशब्दों का प्रयोग, और ये कि तुम में दम हो, दिल्ली पुलिस में दम हो तो मुझे पकड़ के दिखाए। खैर, इंस्पेक्टर हरिनगर अपने प्रयास में थे कि कुछ मिल जाए। कड़वा घूंट पीकर वो रह गए। इस फोन के लगभग 1 हफ्ते बाद हरिनगर के एसएचओ के पास एक अननोन चिट्ठी आई। थाने वाले खोलते हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये तो तिहाड़ के गेट के सामने वाली बात इसमें लिखी हुई है। उन्होंने फ़ौरन इंस्पेक्टर साहब को ये चिट्ठी दे दी। इसके बारे में ये भी कहा गया कि दरअसल ये चिट्ठी हत्या के साथ ही, उस बोरी के साथ ही फेंकी गई थी, लेकिन आने जाने वाली बड़े वाहन के चलने से जो हवा निकलती है, या जो हवा एयर का प्रेशर बनता है, उसकी वजह से ये चिट्ठी शायद कहीं उड़ गई थी, और जिस किसी को ये मिली थी उसने इसकी सीरियसनेस को देखते हुए फ़ौरन इसे इंस्पेक्टर हरिनगर के नाम पोस्ट कर दिया था। चिट्ठी में लिखा था कि मैंने ही 2003 में तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर एक डेड बॉडी फेंकी थी। आगे लिखा था कि मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मनीष अग्रवाल और हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह की वजह ने मुझे इतना, इन दोनों लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है कि इन्हीं की वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर वही लिखा है, तुम में हिम्मत हो तो मुझे पकड़ लो। उसने आगे लिखा है कि मनीष अग्रवाल ने मुझे फर्जी फंसा दिया था, इसलिए फर्जी फंसा दिया था और इसीलिए कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। अदालत के बाइज्जत बरी करने के बाद ही मैं जेल से बाहर आ गया। पुलिस के पास 2 क्लू थे। एक, डिप्टी कमिश्नर साहब कब पोस्टेड थे या कहाँ पोस्टेड थे या कहाँ की बात है, और दूसरा हेड कांस्टेबल बलबीर, ये तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 3 का वार्डन था और इसी के द्वारा परेशान किए जाने की बात उस चिट्ठी में लिखी थी। पुलिस के लिए 2 मिनट का काम था। पता लग गया कि मनीष अग्रवाल साहब 2003 में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी थे और बलबीर जेल के बैरक नंबर 3 में वार्डन था। पुलिस ने ये समझ लिया कि 20 नवंबर 2003 को ये जेल से छूट चुका था। कब छूटा था ये पता नहीं, क्योंकि 2003 में जिस बॉडी की फेंकने का जिक्र किया था वो 20 नवंबर 2003 की बात थी, 2003 की बात थी।
अक्टूबर या नवंबर की। तो पुलिस को ये स्पष्ट हो गया कि ये उस समय छूट चुका था और जेल के वार्डन का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब उसके पहले ये जेल में था और बैरक नंबर 3 में था, तभी ये उस बलबीर की बात कर रहा है। नवंबर 2003 से पहले ये किसी समय कोर्ट से या अदालत से बरी किया गया है। अब ऐसे कितने लोग थे नवंबर 2003 से पहले बैरक नंबर 3 से अदालत से बरी किए गए और ये मुकदमा नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए क्योंकि मनीष अग्रवाल साहब उस समय वहीं पोस्टेड थे। शॉर्टलिस्ट करते करते करीब 800 लोग इस 2 इंफॉर्मेशन की जद में आए क्योंकि ये सभी अक्टूबर नवंबर 2003 के पहले जेल से छूट कर आए थे। पुलिस के पास वो लेटर भी था जो इंस्पेक्टर हरिनगर को भेजा गया था और जितने भी एक्सटर्नी यानी जो छोड़े जाते हैं, जब वो जेल से छूटते हैं तो उनसे एक स्टेटमेंट उनकी हैंडराइटिंग से लिया जाता है। उसका पर्पज़ ये है कि अदालत को ये बताया जाए, कोर्ट को ये बताया जाए कि आपने जिस व्यक्ति को बरी करने के लिए या छोड़ने के लिए कहा था उसको सही सलामत हमने छोड़ दिया, ये उसके हाथ का लिखा हुआ स्टेटमेंट है। पुलिस ने फिर दिमाग लगाया कि इन 800 लोगों में एक चीज़ और उनके पास थी कि जिस व्यक्ति ने बात की थी इंस्पेक्टर हरिनगर से, इंस्पेक्टर हरिनगर का कहना था कि वो अपने तजुर्बे से ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति या तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है या बिहार का है। उसकी जो डायलेक्ट थी, वो जो उसकी टोन थी, वो इसी तरह की लग रही थी। तो 3 चीज़ें पुलिस के पास हो गई। एक, हैंडराइटिंग उन 800 लोगों से मिलाना। दूसरा, क्या उनमें से किसी का ईस्टर्न यूपी या बिहार से कोई बैकग्राउंड है। और तीसरा कि वो नवंबर के पहले 2003 के पहले छोड़े गए हैं। बहरहाल 800 वो स्टेटमेंट्स, एक्सटर्नी के स्टेटमेंट्स और वो चिट्ठी जो इंस्पेक्टर को मिली थी वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दी गई। उस लेटर से हैंडराइटिंग मिलाने के बाद कुल 4 लोग शॉर्टलिस्ट किए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से। हालांकि प्रोसेस बहुत लंबी है। अगर डॉक्यूमेंट को एफएसएल में हैंडराइटिंग के लिए भेजा जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए 6 महीने मान के चलिए कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपनी उसमें ओपिनियन देगा, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ढेर सारे या बहुत बड़ी संख्या में किसी भी एफएसएल, दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बाकी और स्टेट्स में तो और भी, जैसे बिहार में बहुत ही बुरा हाल है, ऐसा बताते हैं लोग। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब ये 4 लोग उसमें हैंडराइटिंग जो जिनकी आसपास मिल रही थी, जब ये 4 लोग निकाले गए, शॉर्टलिस्ट किए गए, तो जेल में उपलब्ध उनकी फोटोग्राफ भी निकाल ली गई कि भाई इन्हीं 4 में से इन 3-4 क्राइटेरिया को जो मैच करते हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा। जब तक पुलिस उनके फोटोग्राफ्स पर कोई कार्रवाई कर पाती, अक्टूबर 2006 में तिहाड़ जेल के पास एक और हाथ, पैर, सिर विहीन लाश मिल गई, डेड बॉडी मिल गई। ये 5वीं डेड बॉडी थी और तीसरी थी जो जेल के सामने मिली थी। 5वीं थी जिनमें से किसी की भी पहचान तब तक नहीं हो पाई थी। तो हत्यारों की पहचान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पुलिस बहुत परेशान हो गई कि हमारी इतनी एक्टिविटी है, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही तिहाड़ के जेल के सामने ठीक उसी तरह की बॉडी कैसे मिल रही है। खैर, पुलिस ने उन 4 के बारे में, अब उनके पास चूंकि कोई और चीज़ आगे बढ़ने के लिए नहीं मिल रही थी, तो उन 4 फोटोग्राफ और उनकी डिटेल के साथ उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की।
उनमें से इन चारों का जो जिनका फोटो मिली थी, उनके जितने भी पते जेल में थे, पुलिस हर पते को वेरीफाई कर रही थी। 3 लोगों के बारे में पुलिस ने अपना स्पष्ट मत दिया कि ये लोग नहीं हैं। उनकी लोकेशन, घर वालों के बयान, अगल बगल वालों के बयान, उन्होंने जहां बताया कि हम वहां गए थे दिन में, वहां का बयान, सारे बयानों से पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची कि ये 3 लोग नहीं हैं। चौथे व्यक्ति का पता गलत निकला। पुलिस का कयास था कि हो सकता है हम जिसकी तलाश में हैं वो ये चौथा व्यक्ति है। उसका नाम चंद्रकांत झा था और वो मूल रूप से मधेपुरा बिहार का रहने वाला था। इंस्पेक्टर हरिनगर ने बताया कि उधर के लोग, इंस्पेक्टर हरिनगर ने वहाँ आसपास कॉलोनीज में जो बिहार के लोग रहते हैं उनसे टेलीफोन से बात कराई, सिपाही भेजकर, कि आवाज पहचानी जा सके। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बिहार की ही टोन थी जिसको मैं कंफ्यूज कर रहा था। अब हमें इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो सवाल उस अज्ञात व्यक्ति से फोन पर इंस्पेक्टर हरिनगर ने पूछे थे, सैंपल टेस्टिंग के लिए ऐसे 10-12 लोगों से बात करके वही सवाल पूछे और उनसे अंदाज लगाया कि ये व्यक्ति बिहार का ही रहने वाला होगा। पुलिस अब इस बात पे कंसंट्रेट कर रही थी कि ये आदमी कौन है, कहाँ मिल सकता है। और इसी बीच में 18 मई 2007 को तिहाड़ जेल के मुख्य गेट के सामने फिर एक सिर कटी, हाथ कटे, पैर कटे हुए लाश की बोरी बरामद हुई। समय वही सुबह के 5:30-6 बजे। मई में आप समझ सकते हैं कि सुबह 5:30-6 बजे काफ़ी उजाला हो जाता है, दिन की शुरुआत हो सकती है। दिल्ली पुलिस के लिए यह बहुत बड़ा शौक था। इतनी मेहनत, 800 लोगों में से 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना, उन चारों के बारे में पता करना, 3 के बारे में पता भी लग गया, चौथे को वो लोकेट नहीं कर पा रहे थे, तब तक इस तरह से फिर वही लाश मिल गई। पुलिस हैरान थी कि हम लोग हमारी इतनी एक्टिविटी है इसको लेके, अखबारों में भी छप रहा है कि फला जगह इसके लिए दबिश हुई, फला जगह इसके लिए रेड हुई, फिर भी ये इसने काम कर दिया। ये कोई बहुत ही गंभीर सीरियल किलर है, कोई बहुत ही मानसिक रोगी या साइको किलर है। अब पुलिस के पास फिर उसी को ढूंढने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक बार जब उन्होंने मान लिया कि इसी आदमी में कुछ पोटेंशियल लगता है या इसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने 2003 के पहले चंद्रकांत झा के नाम से जितने अपराध थे वो सारे अपराध खंगालने शुरू किए। 1998 में एक हत्या, उसके पहले 3-4 बर्गलरी और इस तरह के तमाम, यानी कुल 12-13 अपराध उसके जब मिले तो पुलिस की भी कान खड़े हुए कि हमें लगता है ये वही आदमी है जिसकी हम तलाश में लगे हैं। हर मुकदमे में लिखा गया उसका एड्रेस गलत मिला। कहीं ये बताया गया कि साहब ये 6 साल पहले छोड़ के चला गया, कहीं 4 साल पहले छोड़ के चला गया, कहीं बिहार का पता। खैर, बिहार भी एक टीम भेजी गई। बिहार का मधेपुरा का जो एड्रेस था वो भी गलत निकला। उसका परिवार वहाँ से, उस गांव से शिफ्ट होकर, उसका गांव भी मैं आपको बता दूं कि वो घुसई गांव है मधेपुरा का। ये पता लगा कि ये लोग गांव से छोड़कर कहीं अपने ननिहाल में जाकर बस गए हैं, जिसका पता उन्हें नहीं मालूम है। बहरहाल कुछ भी पता नहीं लग पाया। पुलिस को कुल मिला के ऐसे 4 जगहों के एड्रेस, 10-12 एड्रेस मिले, जिनमें से 4 जगह थे, जिनमें से यमुना विहार था,
जैसे यमुना विहार के एक जगह छोड़ के यमुना विहार में ही दूसरी जगह रहने लगा। अलीपुर, बल्डा गांव और हैदरपुर, 4 बड़ी बड़ी टीमें अब पुलिस के लिए बिल्कुल नाक का सवाल बन गया था कि इतना बड़ा चैलेंज, वो इंस्पेक्टर हरिगंज को, हरिपुर को तो चैलेंज कर ही चुका था, बाकी पुलिस के लिए इतना बड़ा चैलेंज कि वहीं पर बॉडी को फेंक रहा था। बहरहाल सभी टीमों ने उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा की, जिस पते पे, किसी ने बताया साहब 2 साल पहले चला गया, किसी ने कहा साहब साल भर पहले चला गया, लेकिन एक बात ये पता लगी कि ये 50-55 साल का व्यक्ति है और इसके पास एक स्कूटर चलित रिक्शा, यानी स्कूटर को जुगाड़ से एक ऑटो रिक्शा बनाना। आपने देखा होगा बहुत से स्कूटर मोटरसाइकिल को जुगाड़ से एक सवारी गाड़ी 4-6 आदमियों को बिठाने के लिए बनाई जाती है। सबने ये बताया कि एक स्कूटर को कन्वर्ट करके या जुगाड़ करके एक रिक्शा उसके पास है जो वो सवारियों के लिए दिन में चलाता है। 2007 में ये स्कूटर फिटेड रिक्शा ये ऑलमोस्ट गायब हो गए थे, कम हो गए थे, क्योंकि नए नए तरह के ऑटो रिक्शा और टेम्पो बाजार में आ गए थे। हो सकता है सवारियां मिलना कठिन हो रहा हो इस तरह के पुरानी जर्जर जुगाड़ वाले वाहन पे। पूरी दिल्ली में स्कूटर से जुगाड़ करके बनाई गई ऑटो रिक्शा की ढूंढाई शुरू हुई। बहुत सीनियर अधिकारियों ने दखल देकर कहा भाई बहुत हो गया, अब अगर अगली लाश मिली तो हम किसी तरह का कोई जवाब किसी को नहीं दे पाएंगे। सारे थाना क्षेत्रों को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्रों में स्कूटर पर जुगाड़ करके बनाए गए ऑटो रिक्शा का पता करिए। 18 मई को ये लाश मिली थी और 20 मई को हैदरपुर के शालीमार बाग के पास स्कूटर वाला एक जुगाड़ का रिक्शा एक छोटे से मकान के सामने खड़ा हुआ मिल गया। पुलिस धड़धड़ाती हुई उसके घर में घुस गई जिस का ये ऑटो रिक्शा था। वहां जो व्यक्ति मिला उसकी फोटो जेल से प्राप्त चंद्रकांत झा की फोटो से मिलती जुलती थी। वो अपने 4-5 बच्चों के साथ हलवा खा रहा था। पुलिस ने पूछा, उसने कोई नाम बता दिया। पुलिस ने वहीं पहली श्रेणी वाली पूछताछ शुरू की कि तुम नाम बताओ। थोड़ी देर में ही उसने बता दिया कि मेरा नाम चंद्रकांत झा है। इधर उधर टहलाने के बाद 3-4 और नाम बताने के बाद पुलिस ने जब श्रेणीबद्ध शुरुआत ही की तभी उसने अपना नाम बता दिया। थाने पर लाया गया। फिर सारी श्रेणियों की पूछताछ उससे हुई तो उसने एक एक करके सारी हत्याओं और उसके कारण के बारे में बता दिया। 21 मई 2007 को ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस श्री राजेश कुमार ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी 7 हत्याओं का खुलासा किया। घटनाओं के बारे में बताया कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार से नौकरी की तलाश में आए लड़कों को छोटी मोटी जगहों पर, जैसे वो खुद सब्जी बेचने का काम करता था तो किसी सब्जी बेचने वाले के यहाँ लगा दिया और उसको जे कॉलोनी के एक घर में उसे रख दिया। सुबह शाम उसका हाल चाल लेना, उसकी केयर करना, उससे बहुत प्यार से बात करना। उसको ये लगता था कि दिल्ली में यही हमारा माई बाप है। और फिर छोटी सी बात को लेकर, बहुत छोटी छोटी बात को लेकर उसकी हत्या कर देना। हत्या करने में उसे बहुत मजा आता था। सैडिस्टिक अप्रोच का वो आदमी था। उसके बारे में जो उसने अपने बारे में बताया वो ये बताया कि उसने कुल 7 व्यक्तियों की हत्या की है और ये हत्याएं 1998 से लेकर 2007 तक हुई हैं। 2002 में जब वो छूट कर आया था उसके बाद की 6 हत्याएं हैं जिसके बारे में उसने बताया।
मैं आपको ये बता दूं कि किन किन कारणों से किस किस व्यक्ति की हत्या उसने की। 1998 में जो पहला इसका शिकार था या पहली किलिंग थी, उसका नाम मंगल उर्फ औरंगजेब था और वो आदर्श नगर का रहने वाला था। इसी में वो अरेस्ट हुआ। इसी में चंद्रकांत झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2002 तक वो तिहाड़ में रहा। कोर्ट में ट्रायल हुआ। इनसफिशिएंट एविडेंस के आधार पर उसे बरी कर दिया गया। कुछ और मुकदमों का जिसमें वो शामिल था, कुछ लूट के, कुछ चोरी के, इन सब में वो बरी हो गया। आधार वही कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। 2002 में जब वो बाहर आया तो उसने सबसे पहले अपना शिकार शेखर को बनाया। शेखर को उसने वहीं छोटा मोटा काम दिला दिया था। किसी फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहा था और उसी के दिए हुए मकान जे कॉलोनी में वो रहता था। उसकी उसने इसलिए हत्या कर दी कि जब वो किसी को कोई नौकरी के लिए अप्रोच करता था या कोई दिखाई पड़ जाता था कि घूम रहा है, परेशान है, रेलवे स्टेशन पे अक्सर वो सवारियों के सिलसिले में स्कूटर वाली जुगाड़ टेम्पो से जाता था। वहाँ ज़्यादा सामान लिए हुए नए लड़के दिखाई पड़ते थे। उनसे पूछता था कहाँ जाना है, और जब ये पता लग जाए कि ये नौकरी की तलाश में घर से भाग के आया है तो उसे फ़ौरन अपने यहाँ ले जाता था। उसे कहीं न कहीं छोटा मोटा काम दिलवा दिया करता था और बहुत छोटी, और उससे ये पूछ लेता था तुम शराब तो नहीं पीते, तुम सिगरेट तो नहीं पीते, तुम वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। अगर नॉन वेजिटेरियन होता था उसको कभी अपने न काम पे लगाता था और न कभी अपने घर बुलाता था। शेखर की हत्या उसने इसलिए कर दी कि उसे ये पता लग गया कि ये शराब पीता है और उसकी बॉडी अलीपुर में मिली थी, जैसा मैंने पहले बताया। नवंबर 2003 में इसको जिसने मारा वो उमेश था, जो उसके साथ ही रहता था, और उसको उसने बातचीत में ये कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। उसकी बॉडी उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर फेंक दी थी और जिसका मुकदमा 20 नवंबर 2003 को लिखाया गया था। नवंबर 2005 में उसने अपना तीसरा शिकार बनाया। गुड्डू नाम था। गुड्डू को इसलिए शिकार बनाया कि एक दिन उसे खाने पर जब उसने बुलाया था तो उससे पूछा कि तुम जीन्स इतनी महंगी वाली कैसे पहन रहे हो, घड़ी तुम्हारी नई है, ये पैसा तुम्हें कहाँ से मिला। थोड़ा बहुत दाएं बाएं करने के बाद उसने देखा कि ये सही नहीं बता रहा है और उसकी हत्या कर दी। अक्टूबर 2006 में अमित उसका चौथा शिकार था। पुलिस को अपने कन्फेशन में उसने बताया कि अमित को मैंने इसलिए मारा कि इसके आसपास की लड़कियों से संबंध हो गए थे। ये वुमेनाइजर था। बातचीत में पूछते पूछते जब मुझे कंफर्म हो गया कि उसने ऐसा किया है, मैंने उसको मार दिया। उसका 5वां शिकार था उपेंद्र, जिसको उसने इसलिए मारा कि उसी के एक दोस्त या उसी के एक साथी की लड़की से इसका अफेयर हो गया था। 6वां शिकार था दिलीप। उसको इसलिए मारा कि उसने शुरू में यह बताया था कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन उसको ये पता लग गया कि नॉन वेज की दुकान में नॉन वेज खा रहा था। उसको भी मार दिया। तीन केसेस इसके बर्गलरी के, चोरी के और 3 आर्म्स एक्ट के भी लिखे गए थे, जिसमें भी ये छूट गया था 2002 में। पुलिस ने ये भी पूछा
कि भाई तुम हत्या कैसे करते हो, क्यों करते हो। और तो उसने बताया कि मेरे पास जो ये मार्शल आर्ट वाले इस्तेमाल करते हैं ननचाकू, जिसमें दोनों तरफ लकड़ी का हत्था होता है और बीच में एक चेन होती है। बोले जब मैं खाना बनाता था तो जिसको बुलाता था उसका भी खाना उसी के सामने बनाता था। 2 लोगों का खाना बना रहे हैं। खाना बनाते समय वो पूछता रहता था कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने फलाना किया, तुमने ढिकाना किया। उसके बाद कहा कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया, पैसे की ज़रूरत थी, पैसा दिया, और तुम्हें मैं सजा दूंगा। और ये कह के वो हंसता था, सामने वाले भी हंसने लगता था। फिर बोले सजा ये है कि जब तक खाना बनता रहेगा मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध दूंगा। वो भी शहर स्वीकार कर लेता, चलो मेरे लिए इतना किया है, इतनी सी सजा कोई बात नहीं है। हाथ पैर बांध देता था। बांधने के बाद जब खाना तैयार हो जाता था तब वो ननचाकू लेकर उसका गला घोंट देता था। न वो भाग सकता था, न चिल्ला सकता था, न हाथ पैर मार सकता था। उसके बाद फिर उसी की लाश, जब वो मर जाता था, उसी की लाश के बगल में बैठकर वो बनाया हुआ पूरा खाना, अगर 2 आदमियों का है तो दोनों आदमियों का पूरा खाना खा लेता था। सारी हत्याएं लगभग 8 बजे के समय, शाम के समय की गई। और जैसे ही 5-6 घंटे हो जाते थे और उसको लगता था कि अब रिगर मॉर्टिस चढ़ने वाली है या अब बॉडी का ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, वो धीरे धीरे करके एक चाकू से उसकी गर्दन, हाथ और पैर सब काट देता था। धड़ का हिस्सा फेंकता था, हाथ पैर और सिर को यमुना नदी में फेंक कर आता था, सब अपनी उसी स्कूटर चलित ऑटो रिक्शा से। सभी मुकदमों का ट्रायल शुरू हुआ। जितने मुकदमे ये मर्डर के कन्फेस हुए, कन्फेस क्या क्या, एक एक जगह पर ले जाना, कहाँ फेंका था उसने, किस जगह फेंका था, कैसे फेंका था, बोरी कैसी थी, क्या टाइम था, सब सही सही बताने पर उसे इन सब में सारे चूंकि अज्ञात थे, पुलिस कमिश्नर ने उस समय बताया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये सारे पहचान में आ जाएं जितने मृतक हैं। और फिर भी 3 मृतकों के बारे में नहीं पता लगा, क्योंकि वो सिर्फ नाम से बता रहा था कि फलां जगह का रहने वाला है और ये नाम है। बाकी सब मृतकों की पहचान हो गई और सब में ट्रायल शुरू हुआ। एडिशनल सेशंस जज कामिनी लाऊ, इन्होंने सारे मुकदमों का ट्रायल शुरू किया। डिफेंस के लॉयर ने बहुत ढेर सारी बातें कहीं कि साहब इसके 5 बच्चियां हैं, इसने 2 शादी की थी, पहली शादी को छोड़ दिया था और दूसरी से शादी करने के बाद 5 बच्चे, 5 लड़कियां हुई थीं। सबसे बड़ी की उम्र 10 साल और सबसे छोटी की उम्र 3.5 साल। और बच्चे और पत्नी जिस मकान में रहते थे, ये उस मकान में कभी नहीं रहता था। उनसे मिलने आता था और ये कह के चला जाता था कि अब मैं जा रहा हूँ सवारी उठाने, और फिर ये अपने छोटे से कमरे में जो ये किराए पर रखता था, जो बार बार बदलता था, उसमें जाकर रुक जाता था। सारे ट्रायल के बाद 5 फरवरी 2013 को एडिशनल सेशंस जज जस्टिस कामिनी लाऊ ने 2 मुकदमों में, मर्डर के 2 मुकदमों में इसे फांसी की सजा, एक में आजीवन कारावास, एक में 7 साल की सजा, इस तरह की एविडेंस के आधार पर डिफेंस लॉयर ये कहता रहा कि नहीं साहब वो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। बहरहाल कामिनी लाऊ ने, न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने इसे 2 मुकदमों में
फांसी, एक में आजीवन कारावास और बाकी में छोटी छोटी सजाएं दी। इसके वकील एडिशनल सेशंस जज के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए और 2016 में डबल बेंच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर के गाबा की बेंच ने पूरी सुनवाई करने के बाद ये कहा कि ये सारे केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं आते हैं, लिहाजा इसकी फांसी को कम करके आजीवन कारावास में बदला जाता है। आज की तारीख में वो तिहाड़ जेल में है, चंद्रकांत झा। 16 में ये मिलने के बाद, ये सज़ा मिलने के बाद वो जेल में है, तिहाड़ जेल में। इतनी लंबी हियरिंग प्रोसीडिंग्स की बारे में अगर आपको जानकारी करनी है, आप नेट पर चले जाएंगे कि इसके पक्ष में इसके वकील ने क्या क्या कहा था और कैसे वो कोशिश कर रहा था कि 4 मुकदमों में वैसे भी बरी हो चुका था इन 7 में से, और 3 में इसको सजा हुई थी। आज की घटना मैंने लगातार, इधर तो मैं अभी 3 दिन बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ, लेकिन मैंने लगातार सीरियल किलिंग के बारे में आपको बताया। ये बताने के पीछे कारण सिर्फ इतना था कि ऐसे भी व्यक्ति हैं इसी जगह पर हमारे आसपास जिनको सनक है किसी को मार देने की, कोई कारण नहीं है, बस मारना है। पहला सीरियल किलर जो मैंने आपको बताया वो सदाशिव साहू था, रायबरेली के फुर्सतगंज का। दूसरा था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, अलीगढ़ का। तीसरा था दरबारा सिंह, पंजाब का। और आज चंद्रकांत झा। सभी सीरियल किलर्स हैं। अब मानसिकता देखिए, सदाशिव साहू इसलिए हत्या कर रहा था सोते समय कि उसको नींद नहीं आ रही थी और किसी को मारने के बाद उसे नींद बहुत अच्छी आती थी। ये कारण जैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, शायद ही कोई समझ पा रहा हो कि ऐसी कौन सी बात है। दवा खा लेता, शराब पीने वाले शराब पी लेते हैं, कोई नशा कर लेते हैं, लेकिन नींद ना आने के कारण किसी को मार देना, और 1-2 नहीं 22 लोगों को मार देना। देवेंद्र शर्मा पैसे के लिए मारता था। किडनी निकाल ली, उसको ले जाके वहाँ बुलंदशहर की नरोरा वाली नहर में फेंक दिया, जहाँ मगरमच्छ घड़ियाल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोई भी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। लास्ट 2 भाइयों की जो एटा में पुलिस ने इंटरसेप्ट कर ली थी, ड्राइवर्स भाइयों की। अपनी फर्जी गैस एजेंसी चलाने के लिए सिलेंडर से लदी ट्रकों के ड्राइवर को मार के उसी एजेंसी पर सारे सिलेंडर रख के उसे बेचना और उसकी ट्रक को मेरठ के कबाड़ी बाजार में बेच देना। उसे धुन थी पैसा कमाने की। और दरबारा सिंह ने ऐसी घृणित किलिंग्स की हैं बच्चियों की, 23 बच्चियों की, 17 जिनकी लाशें मिल गई, जिसका जिक्र करना भी पाप है। क्या मिलता होगा उसे? सारी बच्चियां 4 साल से 8 साल के बीच की। किसी से रिवेंज भी नहीं लेने की बात है। चंद्रकांत झा तो पुलिस और जेल में हुए उसके दुर्व्यवहार के कारण पुलिस और जेल अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए, हालांकि उसने 30 हजारी कोर्ट के सामने भी एक बॉडी के हाथ और पैर फेंके थे, जबकि वो कहता था कि कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है। लेकिन दरबारा सिंह मतलब किसी के समझ के परे होगा, इतनी बच्चियों के साथ ऐसा घृणित काम
शर्मसार हो जाए, सोच के शर्म आती है, मानवता शर्मसार हो जाए, शैतान की रूह कांप जाए, ऐसा गंदा काम उसने किया। कोई इसका एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं है। न तो उसके परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ था, उसके बच्चों और पत्नी ने उसे भगा दिया था, बहुत पहले भगा दिया था, उसकी इन्हीं गंदी हरकतों के कारण। अपने सीनियर के घर बम फेंकने पर गवाही इन्हीं लोगों ने, लेबर्स क्लास के लोगों ने दी थी जो वहां आसपास थे। पुलिस ने जिनको गवाह बनाया था, उनसे चिढ़ थी, मान लिया, लेकिन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था? चंद्रकांत इतना सैडिस्टिक कि मारने के बाद शव के पास बैठकर अपना बनाया हुआ खाना खा रहा है। एक दो नहीं, 7 डेड बॉडीज के साथ बैठ के खाना खाना। यहां तो मरे हुए किसी जानवर के पास से गुजरते समय लोग नाक में हाथ लगा लेते हैं, उसमें दुर्गंध आ रही हो या ना आ रही हो, पक्षी हो या पशु हो। और ये इतना सैडिस्टिक कि उसी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। इतनी विकृत मानसिकता ये सब कहां से ले आए, ये मेरी समझ के परे है। कैसे आ गई ये विकृत इनके दिमाग में, कहां से ले आए ये अपनी मानसिकता, मैं कतई नहीं समझ पा रहा हूं। हर घटना के बाद अपनी राय में जरूर देता हूं, लेकिन मैं सच बताऊं, इन सीरियल किलिंग्स के बाद मन जैसे एकदम उद्विग्न हो जाता है कि अब मैं बताऊं क्या। इसलिए आज मैं अपने सभी श्रोताओं को, किस्सा गोई परिवार के सभी सुधी श्रोताओं को, सभी सदस्यों को, मेरे परिवार के हैं सब, मैं आज उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी समझ में ये मानसिकता कहाँ से आती है। बहुत से लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जो शायद फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े कमेंट लिखते हैं। आप पिछले 4-5 एपिसोड्स के कमेंट देखिएगा। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, साइको एनालिसिस करने वाले जो भी अधिकारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपने सभी श्रोताओं से जो इतना इंटरेस्ट लेकर क्राइम की ये बातें सुनते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, या ये हो सकता है कि मेरी भी समझ में ना आ रही हो, लेकिन टिप्पणी आप जरूर देंगे, ताकि अगले सीरियल किलर के बारे में बताते समय मैं आपकी इस राय का उपयोग करके अपनी कोई राय आज की घटना बताते समय कर सकूं। कमेंट्स आप कर सकते हैं इस पर। मेल हमारा वही पुराना rajeshpande61@gmail.com, rajeshpande61@gmail.com। मैं आपके कमेंट्स और मेल का इंतज़ार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।